प्रदेश केंद्रीय विद्यालय और आज का ये बाबा साहब अम्बेडकर आर्य जाति नार्य जाति के विषय के ऊपर आज का प्रोग्राम और आप सभी यहाँ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए आप सभी का शुक्रिया धन्यवाद। और इस प्रोग्राम के सूत्रधार जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने के लिए इन्विटेशन दिया, माननीय डॉक्टर किशोर कुमार जी और हमारी अम्बेडकर केंद्र और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर सुनील ठाकुर जी, DSW यूनिवर्सिटी के और प्रोफेसर संजीत सिंह ठाकुर जी, कैंपस डायरेक्टर साहब और काफी डिपार्टमेंट से हमारे बीच में बैठे HOD साहब, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स मेंबर, आप सभी को जय भीम, जय भीम, जय भारत। अब इससे बुलाएंगे जय भीम, जय भारत। तो अब हिंदी का मैं बाहर नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ, तो यहाँ से अंदर से पंजाबी आ रही है, तो यहाँ आते आते तो गूगल ट्रांसलेट होती है, तो थोड़ी सी आपके पास पहुंचते हैं, पंजाबी समझ लेते हैं तो इंग्लिश से बोलते हैं। अभी ज्योति प्रज्वलित करी, उसको जलाया, उसको क्या करते हैं, ज्योति को क्या करते हैं, दीपक, दीपक को जलाया, वो पर्यावरण बोला गया, ज्योति पर्यावरण की, तो वहां भारत माता की तस्वीर है। अच्छा, मैं बुलाता हूँ, मैं बुलाऊंगा भी, आपको आंसर करना है, भारत माता की जय। इसका मतलब ये है कि जय भारत करने वाला जो सुबह शाम जय भारत करता है और जो सुबह शाम भारत माता की जय करते हैं, ये इस संगम की बात हो। जय भीम जय भारत करने वाला जो सुबह शाम जय भीम जय भारत करता है और 25 साल से कर रहा हूं और आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तो आप वो लोग हैं जो ज्यादातर भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं। अब जय भारत और भारत माता की जय, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? जय का मतलब विक्ट्री, भारत का मतलब भारत की विक्ट्री। अब भारत को माता कह लो, पिता कह लो, अपनी अपनी श्रद्धा, चाहिए तो जीत ही, हमारा भारत जीतना चाहिए। वो भारत माता के साथ जय कर जाए, विजय कर जाए, वो केवल भी तो जय भारत करने बात हुई थी। तो इसलिए मुझे ये लगता है, अगर कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, तस्वीर है, कहीं कोई प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में भी भारत की जय हो रही है, और जहां भारत माता का चित्र है वहां भी भारत माता की जय। तो हमें इन दोनों के बीच में जो खाई है, उस खाई को पारने का काम इस देश में करना होगा। इसी लड़ी में ये प्रोग्राम में वो पिछले हर महीने के वो देख रहा था प्रोग्राम सूची, तो वो प्रोग्राम सूची भी हमें यही दिखा रही है कि हमें इस देश को, इस देश के रहने वालों को, इस देश में सोचने वालों को, इनको जोड़ने का काम करना है। जो आज का ये प्रोग्राम है, ये भी जोड़ने का प्रोग्राम। तो जब जोड़ने की बात शुरू होती है तो हम अपने आप को सब कहते हैं कि वी आर द इंडियंस,
हम सब भारतीय हैं। अच्छा, भारत क्या है जी? भारत माता की जय, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। भारत क्या है? अच्छा जी, भारत तो फिर हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, भारत क्या है। तो जब हम हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं तो फिर उसमें सबसे पहले आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो फिर हम ये वो 15-20 पन्ने पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1925 में खुदाई शुरू हुई। 1925 में ये बात निकल के बाद है, लगभग 1920-25 के करीब। तो क्या बात निकल के आई कि हमारे देश की प्राचीन सभ्यता, जैसे मेसोपोटामिया की, नील नदी की वगैरह वगैरह, तो हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता। अच्छा, क्या सभ्यता थी? जब हम किताब पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे, कोई बीए, कोई एमए, कोई 10वीं को 12वीं, कि जी वो सभ्यता की बड़े बड़े राज करते, बड़े बड़े तालाब करते, सड़कें ऐसे काटती थी बीच में से, तो उसमें बड़ी मेहनत थी। 2 मंजिले घर थे, घर में बाथरूम था, बाथरूम के साथ वो सर्वेंट क्वार्टर भी था। नेहरू जी ने तो लिखा, ये भी लिखा सर्वेंट क्वार्टर, भारतीय खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा जी, वो क्या हुआ? फिर हमें पढ़ाया गया कि इसी भारत में जब ये सिंधु घाटी की गलत सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, तो इसके ऊपर हमला हो गया। अच्छा जी, तो फिर हम फिर पढ़ते हैं, अच्छा जी आगे क्या हुआ चैप्टर में? हमला, ये सभ्यता नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई? नंबर 1 आर्यों का हमला हो गया, नंबर 2 बारहवीं, नंबर 3 सोखा कर गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम सब ने ये बातें कब लिखी गई? 1800 ईस्वी के बाद लिखी गई। कब लिखी गई? 1800 ईस्वी के पहले। अच्छा, आप 1700 ईस्वी में जाओ। 1750 में कौन था देश का? दिल्ली में राज कौन करता था? मुगल शासक रहे होंगे हम तब समय वाले, बादशाह जफर के बाद वाले। तो तब तक ये नहीं था कि कोई आर्यों का हमला हुआ, तब तक नहीं था। अकबर आया, उसने बड़ी किताबें लिखाई। मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसने भी किताबें लिखाई। शाहजहां आया, उसने भी अपनी, किसी ने तुझके जहांगीरी, किसी ने फिरदौसनामा, किसी ने कुछ, किसी ने कोई आ गया कि हमला किया नहीं था। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जब हम पढ़ रहे हैं कि बड़े खोजकर्ता पैदा हो गए, बड़े शोधकर्ता पैदा हो गए, तो हम पढ़ रहे हैं कि देश पे आर्य है, आर्य अपदेशी है। तो यूट्यूब पे चल रहा, किताबों में चल रहा, सब में चल रहा। तो अच्छा, आर्य कौन है? और फिर पैदा हो गया सवाल, आर्य कौन है? आर्य कहे हम इंडियन है। और जो समाज है वो आर्य और अनार्य में आज भी बना हुआ। इसको हिमाचल को बोलते हैं देवभूमि है। देवभूमि मतलब आर्य भूमि है। तो ये पंजाब में घूमते, यूपी में घूमते हैं, उत्तराखंड तो देवभूमि है, लेकिन यूपी को देवभूमि नहीं है। हिमाचल तो देवभूमि है, लेकिन पंजाब को देवभूमि नहीं कहते। इतना बांटने का कार्यक्रम वो क्या है? आर्य, आर्य की जो वर्ण व्यवस्था बनी, तो वर्ण व्यवस्था में जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय का, वो आर्य है। अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे सब। अच्छा, आर्य जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। ओके, तो मेरे जैसा देखना, इसका मतलब जो हमला हुआ वो इस देश पे किसने किया? यही ना, जब लड़ी तोड़ोगे, अब मुझे भाषण ही करना आता तो कहानी से सुनानी आती है। तो हमला किसने किया? आर्य ने किया। आर्य कौन है? जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये 3 वर्ण। अब तो तीनों जातियों को वर्ण। तो ऐसे किसने लिखा? 1700 ईस्वी के बाद ही लिखा किसी ने। उससे पहले था? नहीं, उससे पहले नहीं। किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में आर्यों ने हमला किया ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, तो हमें किसने पढ़ाया? हमें अंग्रेजों ने पढ़ा दिया। हमें ये बात अंग्रेजों ने पढ़ाई। ये किसी शोधकर्ता ना बोली, ना लिखी, ना सुनी, ना बोलते हैं, ना सुनाते हैं। हमें क्या पढ़ाते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लेकर आर्यों ने हमला किया, नेहरू जी लेकर। अच्छा जी,
और कौन ले गया? और जी बाल गंगाधर तिलक जी लग गए कि ये आर्कटिक महासागर से है। अच्छा जी, तो बाल गंगाधर तिलक आपका नाम तो मुझे भी याद आ रहा। ऐसे हमारे दिमाग में जब ये बातें हम पढ़ते हैं तो साथ में एक दीवार भी खड़ी करते हैं बीच में। हर इंडियन के बीच में एक दीवार भी खड़ी करते हैं। तो हमें यह पढ़ाया गया, हमें यह पढ़ा दिया गया कि नंबर 1 आर्या स्वदेशी है। 4-5 बिंदु आपके बीच में रखता हूं कि आर्यों के बारे में क्या क्या बोला जाए। नंबर 1 आर्य स्वदेशी है। नंबर 2 आर्य गोरे रंग के थे। नंबर 3 आर्यों ने यहां हमला किया और यहां के लोगों को गुलाम बनाया गया, उनको शूद्र बनाया गया। अच्छा जी, और ये जानता है अच्छा ही लोगों को समझना जो पढ़ रहे हैं, मेरे विचार नहीं है। तो जो हमें पढ़ाया है, तो हमें ये पढ़ा दिया गया कि आर्य और अनार्य आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा जी, कहां पढ़ा आर्य अनार्य? महाभारत में पढ़ा जी। कहां पढ़ा? महाभारत में पढ़ा। अच्छा जी, महाभारत में कौन आर्य? आर्य भगवान श्री कृष्ण है जी। 5 पांडव आर्य है जी। अच्छा, और कौन पढ़ा? और मैं भी पढ़ा जी। मैं भी कौन है जी? भगवान श्री रामचंद्र जी, महाराजा दशरथ जी, राजा जनक जी, राजा, ये सब आर्य है जी। अच्छा जी, रावण नहीं, रावण तो आर्य है जी। रावण थोड़ी आर्य है। अच्छा, भीलनी नहीं, भीलनी भी नारी है, वो तो जनजाति शूट थी, कंडक्टेबल। अच्छा, वो जिसने नौका से भगवान श्री रामचंद्र जी को पार कराई, सरयू नदी, वो केवल वो शूद्र है जी। आर्य होता तो फिर रथ घोड़े चलाता, किश्ती घोड़े चलाता। अच्छा जी, अच्छा भगवान शिव जी, ये वो तो आर्य है जी। क्यों जी? वो गाय रहती है, वो शमशान में रहती है जी, भूख जटा ये अपना रंगा, ऐसे ऐसे मिसकंसेप्शन खड़े कर दिए गए। तो हमें ये देखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर इस विषयों पे क्या कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इन विषयों पे क्या कहते हैं? महाराष्ट्र सरकार ने वॉल्यूम नंबर 7 में पब्लिश किया और इस किताब के हिंदी में 2 पार्ट हैं। एक और दूसरा। एक है हु वर शूद्रस, दूसरी है हु वर अनटचेबल। और ये दोनों किताबें एक ही पुस्तक में है, इंग्लिश वॉल्यूम। अब बाबा साहब अम्बेडकर इस किताब का निचोड़, और शूद्र कौन है जी आज के जमाने में? जिनको ओबीसी कहते हैं, शूद्र है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ये 3 वर्गों को छोड़कर बाकी सब शूद्र है। ये सिस्टम का पार्ट है। जिस सोसाइटी में, जिस सोशियोलॉजी में हम रहते हैं, बाकी सब शूद्र है। अच्छा जी, विमेन भी शूद्र है, सारी शूद्र है। ऐसे हमें पढ़ाया लिखाया गया। और क्या पढ़ाया गया? अशुद्ध कौन है जी? अनटचेबल। जो आज के शेड्यूल कास्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये अनटचेबल है, वो है अनटचेबल। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो इन सवालों के उत्तर मिलते हैं। वो वर शूद्रास, वो वर अनटचेबल। ये बातें वो थी जो कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन समाज में चल रहे। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, अगर आर्य बाहर से आए तो आप कौन है? हम तो मूलवासी है। बोलो जय मूलवासी, बोलो जय मूलवासी जी। अच्छा जी, ये क्यों बोले जी? क्योंकि हम कहते मूलवासी है। कैसे पता चला? पहले बताते हैं जय भीम, जय भीम, जय भीम, फिर बोलते हैं जय मूलवासी। अब बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे कि मूलवासी कौन है? हमने फोटो तस्वीर लगा दी बाबा साहब अम्बेडकर की। फोटो तस्वीर
तस्वीर लगा ली बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे भाषण शुरू कहां से किया कि आर्य विदेशी है, हम मूल निवासियों को, शूद्रों को, एससी को, बीसी को गुलाम बना दिया गया और तरह तरह के सब कास्ट के आधार पर जुल्म, कास्ट के प्रति जुल्म, अत्याचार। कास्ट है, कास्ट के आधार पर ऊंच नीच है, कास्ट के आधार पर भेदभाव है। ये बात मैं आज नहीं टच कर रहा, आज मैं टच कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आर्य और बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर देश के पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी, अंग्रेजी टेक्सचुअल को चुनौती दी कि जो आपने मेरे देश के बारे में लिखा कि आर्य बाहर से आए, आर्य प्रदेश, ये सब आपने गलत लिखा, ये सब आपने झूठ लिखा। ओनली द फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। अब अंग्रेजों ने कितनी किताबें लिखी, मैं कुछ किताबों के रेफरेंस अगर आपको दूं, क्योंकि आप शोध के विद्यार्थी हैं, जिन किताबों ने इस देश में एक दीवार खड़ी करी, इसको बोलते हैं वॉल ऑफ रेस। वॉल ऑफ कास्ट को हम दिन में 100 बार देखते हैं, खान में, पीन में, रहन में, सहन में, संस्कार करते समय। वॉल ऑफ कास्ट तो आज भी चाइनावाद बनी हुई है, लेकिन हम कह रहे हैं बड़ी बात जब गिरानी है तो पहले छोटी को गिरा लो। तो उसमें से एक दीवार है वॉल ऑफ रेस। तो वॉल ऑफ रेस खड़े करने वाले जो लोग थे, उनमें एक नाम आता है मैक्स मूलर का। इसने लिखा, आप नोट करके हमारे वगैरह को मिल जाएगी बुक्स आपको, वैदिक स्टडी एंड लिंग्विस्टिक थ्योरी। बोले आर्य वहां से आपको कैसे पता चला? अंग्रेज कह रहा कि इसमें ये शब्द है जो यूरोपियन शब्दों से मेल जोल खाते हैं, तो इसलिए हमें वो कह रहे हमारा अंदाजा है कि यहां आर्य सोसाइटी यूरोप से है। बस ओनली वन सिंगल पॉइंट था कि भाषा के आधार पर, एक भाषा अपनी रखी, एक भाषा संस्कृत रखी, दोनों का आपस में मेल जोल कराना शुरू कर दिया। और उनमें दूसरी पुस्तक हड़प्पा इंटरप्रिटेशन, ये 1900 के करीब था, मिड 90s, और मैक्स मूलर की जो पहली बुक थी वो 1800 के करीब छपी। थर्ड बुक द संस्कृत लैंग्वेज, विलियम जोन्स, 1786 में छपी, ये भी लिंग्विस्टिक नाम है। 1823 के करीब, जिसका रेफरेंस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब में दिया। जर्मनी का था ये फ्रेंच बॉर्न, इंग्लिश में राइटर फ्रेंच बॉर्न, और ये किताब 1851-1852 के बीच आर्टिकल छपते गए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कोट किया है। इसकी किताब का नाम है, जर्मन में तो कुछ अलग सा नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम है कंपैरेटिव ग्रामर। और थर्ड बुक लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ये भी मैक्स मूलर की है, फ्रेडरिच मैक्स मूलर, 1861 में ये बुक छपी। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ये भी मैक्स मूलर की बुक है, 1859, आजादी के संघर्ष, पहले संघर्ष के 2 साल बाद। और थर्ड बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904। अगली बुक है चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्कशॉप, चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्कशॉप, और ये 1867 और 75 के बीच इसके आर्टिकल छपते रहे, ये भी मैक्स मूलर है। मतलब मैं सुबह सोच रहा था कि गणित साहब, इंडिया सारा चिप्स खा रहा, इंडिया सारे का सारा चिप्स खा रहा, 10 रुपए का पैकेट, 20 रुपए, मतलब चिप्स खाई तो शांति मिल गई। लेकिन जो चिप्स बौद्धिक तौर पर अंग्रेजों ने भारतीयों को खिलाई, तो वो चिप्स तो हमारा सत्यानाश कर दी। कर तो 10 रुपए वाली भी है, कर तो वो पैकेट चिप्स वो भी सेहत का खराब कर रहा, लेकिन ये चिप्स तो हमारा बौद्धिक ब्रेन वॉश कर गया सारे का सारा। और ये हमने तो रोमिला थॉम्पसन को पढ़ लिया, हमने भी पढ़ा जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, हमने भी 4 साल उसको पढ़ा। यार रोमिला थॉम्पसन पढ़ो, तब तक हमने इसको गहराई से नहीं पढ़ा था।
तो रोमिला थॉप्पा ने भी तो चिप्स जर्मन वाले खा लिए, उसने पूरे देश को खिला दिए। और जो पूरे देश को चिप्स खिलाए वही चिप्स भारत सरकार में यूनिवर्सिटियों में, एनसीईआरटी में, हिमाचल प्रदेश बोर्ड में और सीबीएसई में उन्होंने चिप्स नर्सरी से लेकर पीएचडी तक सबको बांट दिए। खाओ भाई, देश को बांटने वाला चिप्स खाओ, देश को नस्ल के आधार पर बांटने वाले चिप्स खाओ। अभी जाति की दीवार जो हमारे बीच में खड़ी है ऊंच नीच की, ये दानव की तरह खड़ी है और पूरी की पूरी हिस्ट्री का मेलगोपा गोबर कर दिया गया। और हमें धन्यवाद करके एक दो बुक्स लिख लो, द आर्यन स्टडी ऑफ इंडो यूरोपियन ओरिजिन, ये 1926 में बुक छपी। ये यूके से थे कोई जॉर्डन जी, इन्होंने छापा। द इंडस सिविलाइजेशन 1953 मार्टिन व्हीलर ने छापी। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये वॉल्यूम में छपी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हूं, यही पढ़ के आया। और एक द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया 1954। आखिरी बुक बोल रहा हूं, द आर्यन इन द ऋग्वेदा 1991। चंद बुक्स जिन्होंने हमारे अंदर वो बीज बोया, वो बीज बो दिया जिस बीज को इतने विद्वान, जिनका सूर्य कभी नहीं छिपता था, जिस सरकार का सूर्य कभी नहीं छिपता था, और उस बरतानिया सरकार और पूरे यूरोप पे, पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाला, कोई यूके से उठ के आ गया, कोई इटली से उठ के आ गया, कोई फ्रांस से उठ के आ गया, कोई डेनमार्क से उठ के आ गया, अलग कर लो और सभी जगह जहां जहां वो लोग गए वहां उन्होंने अपने पेड़ लोग छोड़े कि इनका सोशियोलॉजी स्टडी करो, इनका हिस्ट्री स्टडी करो, इनका पॉलिटिक्स स्टडी करो, इनका इकोनॉमिक्स स्टडी करो और हमें बताओ कि ये क्या क्या चल रहा है। और इनमें एक चीज ऐड कर दो, इनको हमारे से नीचे रखना है, इनको हमारे से नीचे रखना है, भौतिक तौर पे, सोशल तौर पे, हिस्टोरिकल तौर, हर तरह से। तो हम सब जितने बैठे हैं, हमारे दिमाग में क्या, हम ना अंग्रेजों से पछड़े हुए हैं। हमारी लियाकत, हमारी टेक्चर, हमारे क्या भर दिया यहाँ पे, हम यूरोपियन से पीछे हैं, नहीं तो हम पट्टे चढ़ते थे। तो वे यूरोपियन यहाँ बनने थोड़े आए थे, हमारे से वो पार करे, वो तो किसी हमारे देश पे कब्जा कर दी। तो आज के दिन इन बरतानिया सरकार के सूर्य की खिलाफ, चढ़ते सूर्य के खिलाफ, जिनका सूर्य कोई नहीं टूटा था, उनके इस विचार के खिलाफ, थॉट के खिलाफ अगर कोई आदमी खड़ा हुआ तो उसका नाम था परम पूज्य भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। जब इस देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहा था 1945 1946, उस साल बाबा साहब अम्बेडकर ये अपना शोध पत्र पब्लिश कर रहे थे, जिस साल इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ये किताब लिख रहे थे और ये अंधेरी चली ना, पूरी अंधेरी चली कि आर्य विदेशी, आर्य बाहर से आए, तो इन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे मेरे 3 गुरु हैं। एक, कोई बता सकता 3 गुरु? नंबर 1 तथागत गौतम बुद्ध, नंबर 2 सतगुरु कबीर, नंबर 3 महात्मा ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक लिखी है, गुरु ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है द स्लेवरी और पुस्तक छपी है 1873 में, आर्य समाज बनने के 2 साल पहले। तो द स्लेवरी में बाबा साहब अम्बेडकर का गुरु लिख रहा आर्य ईरान से आए। कहां से आए? कहां से आए? ईरान से आए। अच्छा, जिनको ये लग रहा कि भाई हम तो आर्य हैं, हमारी मम्मी ने बताया, हमारे डैडी ने बताया, हमारे रिश्तेदार, हम तो आर्य हैं, हम तो आर्य पुत्र हैं, हम तो आर्य पुत्रियां हैं। अगर आपको कोई ये बोले आप तो प्रदेशी हैं, आप तो वहां से हैं, रोज
देखना कौन, रोज पढ़ रहे, लेकिन हमारी किसी ने सवाल नहीं दिलाया कि अब तो भारतीय भाई हमें तो पढ़ाने की जरूरत नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया, और अगर किसी ने रेज किया तो उसका नाम है पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। तो देश में तो ये भी अम्बेडकर चलना चाहिए प्रोफेसर साहब, देश में तो ये भी विचार एक अमृतकाल चलना चाहिए कि 1947 तक इस विचार को प्रस्तावित कर दिया जाएगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, और बाबा साहब अम्बेडकर अपने गुरु की बात को काट के लिख रहे हैं। गुरु कौन है, क्या नाम, ज्योतिबा, और उनकी पुस्तक का यूपीएससी में ये सवाल आता है, नोट कर लेना, ये यूपीएससी में सवाल आता है। या तो आएगा कि ज्योतिबा फूले की पुस्तक का नाम बताओ, या आएगा ज्योतिबा फूले के संगठन का नाम बताओ, तो उसका नाम है सत्यशोधक समाज। जब ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम आएगा, उसका नाम था सावित्रीबाई फूले। तो 2-4 सवाल आ रहे, फिर क्लास लेगी यूपीएससी वाली। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने गुरु की बात को काटा और ये किताब अपने गुरु को डेडिकेट करी है। गुरु को काट के गुरु की बात को काट के गुरु को डेडिकेट करी है। अब ये किताब क्या कह रही है, सवाल का मतलब ये किताब क्या कह रही है, तो ये किताब कह रही है, पढ़ के बताता हूं, आपने तो फिर कहोगे कि अपने से हो गया मैंने भी रखी है। हंस रहे हो, आओ जैसे जादूगर आता है ना, एक उठाता है, आइए इसमें वो पोटली वाला जादू, उसके बीच में खरगोश कबूतर निकले, ये पहली लाइन पढ़ी सर आपने, तो नहीं तो क्या गणित साहब इसमें मैं क्या पहली लाइन। अच्छा, इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि इस किताब के जो क्रक्स है, कंक्लूजन है, वो मैं पहले लिख रहा हूं, तो मैंने प्रीफिक्स में लिख दिया, मुखबंध में इसका वो लिख दिया, हुआ शूद्रा का, इसके 6 निचोड़ है, एक निचोड़ बता रहा हूं, पहला पढ़ना। The Shudras were one of the Aryan communities of the solar race. चलो हिंदी में पढ़ो, कई बार मेरे जैसे लोग होते हैं। शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय में से ही रिपीट करो। शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय में से ही थे। अच्छा, क्या बोला, प्लीज, थैंक यू, क्या बोला, शूद्र आर्यों के, जितना एससीडीसी जिनको आज कहते हैं आप, शूद्र आर्यों के, बोलो भाई ऊंची बोलो, आर्यों के सूर्यवंशी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा देखो, ये तो शूद्रों के बारे में बोला, शूद्र जिनको अमूमन पूरे देश में ओबीसी समझा जाता, आज के समाज की सोशियोलॉजी टचेबल, जिनको टच किया जा सकता है, जिनकी शहरों में आया जाया जा सकता है, और शेड्यूल कास्ट जिनकी शहरों में आया जाया नहीं जा सकता। आज तो सैद्धांतिक कारण सब आ जा सकते हैं, खाते पीते भी है, लेकिन उस समय नहीं थे, उनको अछूत कहते थे। और अछूत कौन है, एक चीज और करनी सुना, ये किताब बाबा साहब कह रहे हैं, इसका भी मैंने क्रक्स पहले लिख दिया, क्रक्स पहले लिख दिया, कि मेरे जैसा फ्री आदमी भाई नहीं यार क्रक्स ही पढ़ना, बाकी छोड़ बता, पहले किताब पहले क्रक्स पढ़ना है, अछूतों के बारे में। हिंदुओं और अछूतों के बीच नस्ल का कोई अंतर नहीं है। हिंदुओं और अछूतों के बीच नस्ल का कोई अंतर नहीं है। क्या समझ में आई? अगर कोई ये कहे मैं तो ऊंची जात का, मैं तो ऊंची कास्ट का, मैं तो आर्या, ये छोटी जात के, ये वो, तो छोट पत्र क्या कह रहा है कि दोनों में क्या नहीं है, बोलो ऊंची से बोलो, मुझे सुन क्या है बोलो भाई। अगर बाबा रामदेव होगा ना तो आपकी बाजी पूरी होता है, खाने वाले सब खाए बोलो, मैं तो इसको क्या है, there is no racial difference between the
substantial difference between the Hindu and untouchable. एक तरफ आप अंग्रेज को पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज की थोड़ी पढ़ा रहे हैं देश को बांटने वाली, एक तरफ वो महामानव है जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। नहीं, इसकी तस्वीर नहीं लगाएंगे, ये तो दलितों का है, ये दलितों का नहीं है, इस देश के आर्या का भी है, जिसको विदेशी घोषित किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं तुम भी भारतवासी हो। इस देश में दलित पढ़ाया जा रहा। अगर इस देश के आर्या के पक्ष में कोई खड़ा है तो उसका नाम है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। अगर इस देश में पिछले 300 साल से पढ़ाया जा रहा आर्य विदेशी है, आर्य विदेशी का मतलब ब्राह्मण विदेशी, क्षत्रिय विदेशी है, वैज विदेशी है, तो उसके पक्ष में एक ही बात इस देश में होती है, उसका नाम है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। नहीं, ये भी यहीं की, अब बोले ये भी यहीं के हैं, ये कहां से पता चला? सवाल पैदा, ये भी यहीं के हैं, ये कहां से पता चला? तो ये पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, बीच बीच में से मैं कुछ बातें बताता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, पुस्तक है, वो ऋग्वेद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सारे के सारे जो कोड किए गई बातें हैं वो ऋग्वेद से इस पुस्तक में कोड करें 90%। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि नंबर 1, ऋग्वेद के ऋषि जो हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो है ही। ऋग्वेद में शूद्र ऋषियों के भी मंत्र हैं, ऋग्वेद में विभिन्न ऋषियों के भी मंत्र हैं, क्योंकि जब ऋग्वेद देखा गया तब अनटचेबिलिटी नहीं थी। अनटचेबिलिटी उत्तर वैदिक काल में शुरू होती है, वैदिक और प्री वैदिक में अनटचेबिलिटी नहीं थी। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं शूद्र ऋषियों के भी मंत्र हैं। जितनों ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, महात्मा ज्योतिराव फूले का नाम लिया, दलित राजनीति का नाम लिया, पिछड़ा वर्ग की राजनीति का नाम लिया, हर ग्रंथ में से एक बुरी बात उठा ली, 99 अच्छी बातों को छोड़ दिया। तोड़ने वाली बात उठा ली गई, जोड़ने वाली बात खत्म कर दी। बताओ किसने बताया था कि शूद्र ऋषियों के भी मंत्र होते थे? मैंने कहा विभिन्न ऋषियों के भी मंत्र होते थे। हमें तो यह पढ़ाया गया कि 2,500 साल की गुलामी चल रही है, विभिन्न को गुलाम बना दिया गया, ये इनको शादी भी करने देनी मर्जी से, इनको प्रॉपर्टी भी जोड़ने देनी, इनको ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। इसी तरह शूद्रों के बारे में, इसकी जीभ काट दो, इसके कान में ये डाल दो, इसके सर में ये डाल दो, इसके पाँव में ये डाल दो। ये बातें भी चली है देश में, लेकिन उसका आज विषय नहीं है। इस पर फिर बोलेंगे कि ये क्या हुआ और कैसे ठीक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं एक समय था जब आर्यों के सिर्फ 3 वर्ण थे, सिर्फ 3, 6 कंक्लूजन थे, उसमें 1 कंक्लूजन थे। तो जब 3 वर्ण थे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, उपनयन संस्कार। तो वो विवाद ऐसा बढ़ा कि चौथा वर्ण, वो जो लोग विवाद करने वाले थे, उनको धीरे धीरे समाज से कट ऑफ किया और वो शूद्र बन गए। शूद्र बन गए। अब हमारे अंदर जो मिसकंसेप्शन कर दी गई, रामायण काल से शुरू करते हैं। ऋग्वेद का सुन लिया आपने कि कोई भेदभाव उस समय, और ऋग्वेद में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं, प्रार्थनाएं हैं उसमें, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, और ऐसे भी प्रकृति से मांगा गया है, हे बजरी, हे प्रकृति, मुझे ब्राह्मण जैसा, शूद्र जैसा, क्षत्रिय जैसा, वैश्य जैसा तेज हो। इसका मतलब है शूद्र में भी तेज होता था, उसका भी प्रताप होता था, उसका भी एक औरा होता था, लेकिन हमें तो पढ़ाया नहीं गया, हमें तो शूद्र का औरा पढ़ाया गया, इसकी जीभ काट दो जी। हमें तो यही औरा पढ़ाया गया कि इसके कान में गर्म तेल गर्म सिक्का डालो। और बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं अगर
जब किसी देश में राज करता है तो वहां की जंगलों पहाड़ों को अपना नहीं करता। हमारे पंजाब कितना डिस्पोरा है, फॉर्म करते कितने प्रदेश में गए, कभी नहीं लंदन यूके जाके कहते हे मेरा टेम्स दरिया, वो कभी नहीं जाके अमेजोन पे खड़े के कहते हे मेरी नील नदी, हे मेरी अमेजोन नदी, कभी नहीं कहते। वो वहां बैठ के भी आज यही कहते हे मेरा सतलुज, हे मेरी रावी, हे मेरी व्यास, ये दरिया मेरे। वो तो वहां बैठ के भी ऐसे बोल रहे हैं। वो बाबा साहब मिलकर कहते हैं कि आर्या संस्कृति में जंगलों पहाड़ों को ऋग्वेद में ऐसा कहा गया। तो ये पहला सबूत है कि वो यहीं के, और कहीं भी आर्या हमलावर है, आर्या इन्वेजन हुआ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो 1835 के करीब मिस्टर गोप ने दी, जो उस किताब में गोप वही जयपुर वाली जो मैं ग्रामर का शब्द यूज किया था, बुक का नाम है। फिर बाबा साहब मिलकर कहते हैं आर्य बुरे रंग के थे जी, ऐसे लोग बता दिया गया आर्य बुरे रंग के। अच्छा जी, तो बाबा साहब मिलकर लिख रहे हैं आर्य बुरे रंग के हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी गोरे हैं, आर्य पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण जी काले रंग के हैं, तो आर्य पुत्र तो वो भी है। ये सवाल ये लिखा बाबा साहब। फिर मैंने अपने साथ में से जोड़ा, फिर भगवान शिव जी भी काले रंग के हैं। तो जब मैं एक कामरेडों से बात करता हूँ, कट्टर मेडिकलियों से बात करता हूँ, जब मैं खुद के जीवन के 25 साल लगाए, वो भी कहते थे शिव जी महाराज उत्तर। अब मैं जब खुले दिमाग से पढ़ रहा हूँ, खुले दिमाग से, ब्रॉड माइंड से, तो मैं कह रहा हूँ अगर शिव जी महाराज उत्तर है तो फिर आर्या राजा दक्ष की पुत्री के घर, पुत्री को बहने के लिए बरात लेके कैसे चले गया? एक आर्या के घर बरात लेके कैसे चला गया? माता सती आर्य पुत्री, राजा दक्ष आर्य राजा। तो ये सवाल हर चीज की कार है, लेकिन हमने जहर फैलाने वाली बातें बड़ी कर दी। जो जहर को ऐसे ना, वो अग्नि को कैसे करते हैं, जो बुझाते हैं, क्या पानी डालने वाली बातें, आग लगाने वाले बहुत तरह के। कैंची बन के रही भारतीय, सुई धागा बन के कोई नहीं करता। मैं आपके बीच में सुई धागे बनने की विचारधारा लेके खड़ा हुआ, सुई धागा बनने। तो और माता पार्वती आर्य पुत्री है, हिमराज की। अगर आर्या नारिया की दीवारें इतनी बड़ी होती, नस्ल का कितना बड़ा होगा? भारत के संविधान में लिखा है। आप सोच रहे होंगे यार ये कहां नस्ल की बातें करके बड़ा हो गया, संविधान में लिखा है नहीं करनी। 5 तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, रेस की, कास्ट की, रिलीजन की, प्लेस ऑफ बर्थ एंड और मर्द का वितकरा, ये 5 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो रेस का वितकरा दबा हुआ है, कभी निकलेगा नहीं हर वक्त। तो जहर बन के वो एक ज्वाला बन के निकल सके, भर के ज्वाला को नहीं दिखता उसको। हमें ये बौद्धिक किसने, अच्छा वर्ण किसने देखा है? वर्ण देखा किसी ने? फलां चौक पे खड़ा था ग्रेट वॉल पे, बस पकड़ने के लिए ज्वाला को बताने के लिए। कभी जाति देखी किसी ने कि हाँ वो माता चिंतपूर्णी माता की सेवा कर रही थी, वो अमृतसर दरवाजा बताने के लिए गई थी? कभी जाति देखी किसी ने? कहाँ है वर्ण? मैं वर्ण, मैं ये वर्ण, मैं फलां जाति, ये कहाँ है? मैं हाँ देखी मैंने फलां जाति माता बलराम की पूजा अर्चना करा रही, कभी देखी जाती किसी ने? कहाँ है वर्ण? कहाँ है? खोपड़ में कहाँ है? खोपड़ में तो है, बताओ। अगर खोपड़ में किसने पैदा किया? एक विचार में पैदा किया। वो विचार घर से मिले, समाज से मिले, कहीं से मिले। तो ये जाति वर्ण ये विचार बांटने वाले विचार है कि जोड़ने वाले विचार है? ये बताओ। बांटने वाले तो विचार को तीर से खत्म कर देंगे, पेश की तुम में तीर मारो तो बन जाएगा, जब चक्कर मारो उसके 10 से कट जाएगा। विचार कैसे खत्म होता है? विचार कैसे खत्म होता है?
विचार हमेशा विचार से खत्म होता है। विचार कहां से पैदा होते हैं? प्रबोधन से पैदा होते हैं, समागम से पैदा होते हैं, संगति से पैदा होते हैं। तो ये प्रबोधन, ये संगति, ये समागम इसलिए है कि आप लोग इस देश के आने वाले भविष्य हैं। अगर आपके दिमाग में ये तोड़ने वाले विचार हैं तो आप कैंची का रोल अदा करोगे। अगर आपके दिमाग विचार जोड़ने वाले खड़े हो तो इस देश में आप सुई धागे का काम करोगे। तो लेकिन जो बिंगी लकड़ी होती है, बिंगी लकड़ी, कुत्ते की पूंछ, वो फिर टेढ़ी हो जाती है। बिंगी में रावण को अनार्य था। अगर रावण अनार्य था तो सीता के स्वयंवर आर्या पुत्री, आर्या राजा जनक की आर्या पुत्री सीता के स्वयंवर में कैसे बैठ गया? बताओ बताओ। अगर आर्या राजा की तुम्हारी नहीं पड़ी थी तो भगवान श्री राम सरयू नदी पार कराने वाले, नौका चलाने वाले केवल को जफी डालती है जादू वाली कि तुमने मुझे सरयू पार कराई, मैं तेरा भवसागर पार कराऊंगा जब मेरी बारी आई। तब फिर आर्या को क्या जरूरत पड़ गई शूद्रों का भवसागर पार कराने भी नहीं छूटती? तो उसका तो झूठे पैर भी खा रहा ये पुत्र। हमें तोड़ने वाली बातें सिखाई गई इस देश में, जोड़ने वाली बातें, जोड़ने वाली बातें नहीं सिखाई। देखो जी, भगवान श्री रामचंद्र का प्रवास तो आर्यों का दक्षिण विहार था, दक्षिण की तरफ का ये विहार। एक और सवाल कर रहा हूं, अच्छा नहीं, इसका मतलब दक्षिण में शूद्र याओं को जीतना और वहां आर्य राज्य बनाने का। तो पहली लड़ाई, पहला युद्ध, वो किष्किंधा का राजा बाली वो तो गोली मार दिया, आगे मार दिया। तो आर्य कौन सा राजा बनाया? नहीं, आर्य नहीं बनाया थी, सुग्रीव बनाया। सुग्रीव कौन है? सुग्रीव तो मूलवासी है। तो मैं मूलवासी हटाया, मूलवासी बन गया। नहीं, रावण का देखो जी, अच्छा मैं रावण को हटाया तो विभीषण बन गया उसके बाद। और रावण कौन है? रावण मूलवासी है नहीं, काटो उनको की बात है। रावण महापंडित था, 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण के पिता का नाम है ऋषि विशर्वा, ऋषि विशर्वा के बाप का नाम है पुरुषकेतु, पुरुषकेतु के बाप का नाम है भगवान ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा आर्य, पुरुषकेतु आर्य और ऋषि विशर्वा आर्य नहीं, रावण शूद्र है। तोड़ने वाली बात हमारे विचारों में फैलाई। और रावण आर्य है लेकिन उसकी शादी वो जनजाति में होती है, जिसका उसकी वाइफ का नाम था रावण की का मंदोदरी, और मंदोदरी के बाप का नाम था शिवाली। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस देश में जोड़ने का काम कर सकते। मेरी आपसे ये विनती है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखों की तरह आपको हर महापुरुष के विचार पर लिखेंगे, उनमें से एक है बाबा साहब अम्बेडकर। अगर इस देश में भाईचारा पैदा करना है, सोशल हार्मोनी पैदा करनी है, तो अपने अंदर से 4 डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी पड़ेगी। जाति की, धर्म की, नस्ल की और मेल फीमेल और। जब तक हम ये 4 नहीं करेंगे तो भारत फिर से सोने की चिड़ी नहीं बन सकता। अच्छा, ये विचार फैलते रहे, नस्ल, आर्य, नार्य, ऊंची जाति, नीच जाति, ये विचार फैलते रहे, क्या भारत सोने की चिड़ी बन सकता है? मान लो ये हिमाचल में फैक्ट्रियां हो गई, लेकिन साथ में ये विचार में दाना बन गया, पैदा खड़ा रहा। तो जिस दिन युद्ध होगा, जिस दिन दंगे होंगे, सब फैक्ट्रियां फिर से तबाह हो जाएंगी, फिर से आगजनी होगी, फिर कर्फ्यू लगेंगे, फिर गोलीबारी होगी। जहां जहां भी बांटने वाले विचार रहेंगे वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस देश को गलत कंट्री बनाना है तो कुरुक्षेत्र महाराज की बात कही थी, मानस की जाति सब नहीं कहेंगे।
जो बात कबीर महाराज ने कही थी, अब्बर अल्लाह नूर पाया कुदरत के साथ बंदे एक नूर के सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। हमें ये विचार खड़ा करना पड़ेगा सतगुरु दास महाराज का तोड़ी मोही अंतर तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल करने जैसा। और ये सृष्टि किसी जात में किसी नस्ल में पैदा नहीं करी। वाणी में आता गुरुदास महाराज की जल की भीख पवन का थंबा रक्त दूध का धारा हाथ मास नारी को कुंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या तेरा क्या मेरा जैसे परवर पंख बसेरा। तो परवर की बात पूरी हुई। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू और जय हिंद।